अरे बच्चों, कैसे हो? आज बहुत दिनों बाद हम स्टार्ट करते हैं 9वीं क्लास की भारत का भौतिक स्वरूप। ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो या बिहार बोर्ड का दे रहे हो, राजस्थान बोर्ड का दे रहे हो, यूपी बोर्ड का दे रहे हो या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ है और इसमें आप देख सकते हैं मैं टोटल क्वेश्चन कितने बनाए हैं, जो कि इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते तो मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, जो मेरे टेलीग्राम से जुड़ेंगे, मेरे नाम से टेलीग्राम। ठीक है, तो टोटल 22 क्वेश्चन है इसके अंदर। कितने क्वेश्चन है? 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है, तो इसको हम आज ऐसा पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहले पढ़ा क्या नाम, भारत का भौगोल भौतिक स्वरूप। तो भौतिक मतलब होता है इसका भू आकृति कैसा। तो भारत का मैप निकालते समय भू आकृति की बात करते हैं, तो यहाँ का जो भू आकृति, ठीक है, वो कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो भारत के भौतिक स्वरूप को टोटल 6 वर्गों में बांटा गया। पहला आता है ये जो ऐसे ग्रे कलर का है, ये हो गया आपका हिमालय। थोड़ा पेन को बड़ा कर लेते हैं ताकि सब बना आसानी। ठीक है, तो ये आ गया आपका हिमालय पर्वत, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक, उसके जस्ट नीचे यहाँ से ये वाला पार्ट जो हो गया आपका, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सामने इसके ये वाला पार्ट जो आपका हो गया उत्तरी मैदान। अच्छा हो गया उत्तरी मैदान, ये दूसरा पार्ट हो गया आपका। ठीक है, इसके जस्ट नीचे इधर आ जाते हैं, ये आ गया प्रायद्वीप पठार, ये आ गया आपका प्रायद्वीप पठार। ठीक है, ये आपका पठार हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा आपका हो गया, चौथा आपका हो गया मरुस्थल, ये वाला पार्ट जो हो गया वो मरुस्थल हो गया। ठीक है, ठीक है। पांचवा पार्ट जो हो गया आपका, वो हो गया आपका तटीय। ठीक है, ये वाला एरिया पूरा नीचे से ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, समुद्र के इधर बंगाल खाड़ी, उधर सागर के साइड में, ये आपका हो गया 5। ठीक है, और छठा पार्ट जो हो गया आपका, ये हो गया ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है लक्षद्वीप। ये हो गया आपका छठा पार्ट। तो भारत को मुख्यतः 6 वर्गों में बांटा गया। आप देख सकते हैं मैंने आपको 6 वर्गों में बांटा, 6 अलग अलग कलर से मैंने इसको डिनोट कर दिया ताकि आपको समझने में आसान। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये 6 वर्ग के नाम कहाँ लिखा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भारतीय स्थलाकृति को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला हिमालय पर्वत, जो मैंने बता दिया आपको। उत्तरी मैदान, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या था हमारा प्रायद्वीपीय पठार, काली मिट्टी पाई जाती है। भारतीय मरुस्थल, रेत पाए जाते हैं। तटीय मैदान, अरब सागर के और बंगाल खाड़ी के साइड में, और द्वीप समूह जो दोनों अरब सागर और बंगाल खाड़ी के बीच में है। ठीक, हम ये हमने आपको भारत का भौतिक स्वरूप बता दिया। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में। हिमालय यहाँ से यहाँ तक जो 3 तरह के हैं, पहला है जिसको हम महान हिमालय बोलते हैं। तो महान हिमालय, तो इसको 3 भागों में बांटा गया। मैं इसको भी डिनोट कर देता हूँ। जो ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग जो है वो इसको महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है वो हमारा महान हिमालय। ठीक है, इसके जस्ट इसको महान हिमालय बोल दो, आंतरिक हिमालय बोल दो या हिमाद्री। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये वाला भाग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। ठीक है, और उसके मध्य हिमालय भी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे एक और हिमालय आता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मैप पे छोटा बड़ा हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिमाद्री। नहीं, हिमाद्री नहीं बोलते हैं। ये हो गया आपका महान हिमालय, ये आपका पहले वाला कलर, ये आपका हो गया महान हिमालय। थोड़ा सा ये आपका हो गया महान हिमालय। इसके जस्ट नीचे
इसके जस्ट नीचे आपका हो गया हिमाचल। हो गया हिमाचल। इसको 3 नाम से जानते हैं। पहले वाले को 3 नाम से जानते हैं। क्या क्या? महान हिमालय, महान हिमालय हो गए, और हिमाद्री हो गए, और महान हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय, हिमाद्री, और एक और नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो हाँ, ये है ना, आंतरिक हिमालय, कंफर्म नहीं हो रहा था। महान हिमालय, हिमाद्री और आंतरिक। इसके जस्ट नीचे जो है उसको बोलते हैं हिमाचल या निम्न हिमालय। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? महान, इधर वाला जो है पार्ट उसको बोलते हैं महान हिमालय, हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय। जस्ट उसके नीचे जो आता है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हिमाचल या निम्न हिमालय। हिमाचल या निम्न। उसके जस्ट नीचे ये वाला एरिया आता है, इसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। थोड़ा मोटे लिखा है इसलिए थोड़ा सा ये नीचे आ गया, उत्तरी मैदान में। थोड़ा सा यहाँ ऐसे 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया। उसके बाद ऐसे करके भी बांटा गया, यहाँ से यहाँ तक एक हिमालय। ये हो गया उत्तर से दक्षिण। अब आएगा पश्चिम से पूरब। यहाँ एक हिमालय, इसको बोलते हैं हम कश्मीर हिमालय या पंजाब। ठीक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी है, इसको कमाल हिमालय बोलते हैं। फिर अ, यहाँ से यहाँ तक जिसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। और फिर नेपाल हिमालय के बाद यहाँ तक जिसको हम असम हिमालय बोलते हैं। 3 हिमालय ऐसे हो गए, महान हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। महान हिमालय को 3 नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम है? पहले है महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है। नीचे वाले को हिमाचल या निम्न हिमालय, नीचे वाले को शिवालिक। ठीक, यहाँ सिंधु नदी से यहाँ पे सतलुज नदी के बीच में जो आता है, यहाँ सतलुज नदी है, सतलुज नदी के बीच के हिमालय को पीला हिमालय बोलते हैं। सतलुज से काली नदी कुमाऊं हिमालय, काली से नेपाल दिहांग नदी नेपाल हिमालय, और नेपाल से दिहांग तक जो नेपाल से दिहांग तक जो है वो कौन सा? असम। से बोल रहा हूँ सतलुज, सिंधु से सतलुज, सिंधु से सतलुज जो है वो कौन सा? पंजाब हिमालय। और फिर सतलुज से काली तक जो है तो उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और काली से दिहांग, काली से दिहांग तक जो है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये हाँ नेपाल हिमालय, इधर काली हिमालय हो गया। फिर दिहांग से इधर उत्तर जो लास्ट में असम आता है उसको असम। ठीक, तो ये आपके हमने सारे हिमालय क्लियर कर दिया। अब एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। हमारे देश में हर प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, जिसमें पर्वत, मैदान, पठार, स्थल और द्वीप समूह। इसमें एक तटवर्ती नहीं है, वो देख लीजिएगा, ये 5 और 6 होना चाहिए। ठीक, फिर आता है भारत की भूमि अत्यधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। द्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भूभाग है। इसे इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपीय झटकों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवनिर्मित स्थलाकृति है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, मतलब हमारे में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटी और तेज बहने वाली नदियां आती हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ के निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से निर्मित है। अब आता है भारतीय मुख्य भौगोलिक वितरण। तो मैंने बता दिया, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार,
जो काली मिट्टी से बना हुआ है। अ, काली मिट्टी से बना हुआ, फिर आता है हमारा पहला आ गया हमारा पर्वतीय मैदान, फिर आता है हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय भूस्थल, फिर उत्तरी मैदान और फिर द्वीप समूह। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला कौन सा पहला पॉइंट है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या पढ़ेंगे? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए यहीं पे भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र देख लेते हैं कहाँ पे है। तो देखिए सिंधु से ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे सिंधु है, ठीक है, और यहाँ पे ये हिमालय यहाँ से यहाँ तक, ठीक। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं श्रेणी है, जो एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अब हिमालय की जो लंबाई है वो देख लेते हैं कितनी है। तो हिमालय की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 2400 किलोमीटर। कितना है? 2400 किलो, यहाँ से, ठीक है, पूरा, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है दूसरे प्रोग्राम पे एक अर्धवृत्त वृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त देखिए ऐसा था वृत्त की तरह है ना, ऐसे अर्धवृत्त। इसके बाद कह रहा है जो यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई है? 400 किलोमीटर। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है? यहाँ पे है, चेंज कर लेते हैं। यहाँ यहाँ पे हो गए 400 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे हो गई 150 किलोमीटर। कितना? 150 किलोमीटर, ठीक है, किलो, ठीक। इसके पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हम देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय का 3 भाग, देखिए मैंने पहले थोड़ा देर पहले समझाया था आपको, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग हिमालय को 3 भाग बांटा गया। पहले में उत्तरी भाग को में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है ये वाला एरिया जो, इसको महान हिमालय बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं, या फिर महान हिमालय बोल दे, आंतरिक हिमालय बोल दे, या हिमाद्री, ठीक है। ये वाले भाग को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। नीचे जस्ट उसके नीचे ये वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निम्न हिमालय या हिमाचल। निम्न हिमालय या हिमाचल बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे दूसरा कलर लेते हैं, जस्ट इसके नीचे ये वाला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शिवालिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात साथ समझ गए, शिवालिक बोलते हैं, ठीक, ठीक है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं। 600 मीटर, 6000 होना चाहिए, ठीक है, 6000 होना चाहिए। महान हिमालय के इस भाग को कोट ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो महान हिमालय का वाला भाग है, ये वाला पार्ट है, ये किससे बना है? कोर ग्रेनाइट का बना है। यह पर्वत श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी मान्य मतलब होता है मान्य मतलब होता है, देखते हैं इसके जस्ट नीचे आता है हमारा कौन सा? दक्षिण। इसके जस्ट दक्षिण में हमारा आता है, इसको निम्न हिमालय या हिमाचल बोलते हैं। हिमाद्री के दक्षिण भाग में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक विषम है, जो हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संकुचित तथा प्राकृतिक शैलों से हुआ है, ठीक है। इससे किसके निर्माण हुआ? परिवर्तित शैलों से हुआ है, ठीक है, संपीड़ित परिवर्तित शैलों से हुआ है, ठीक। उसके बाद
जो इसकी चौड़ाई है वो 3700 से 700 ये 3700 मीटर से 4500 मीटर के नीचे, इसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर किलोमीटर है। मतलब 3700 से 4500 इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, इसकी लंबाई 3700 से ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, ऊंचाई इसमें जो पहाड़ है, ये पहाड़ होंगे जो इसमें छोटे छोटे, वो 3700 से 4500 मीटर ऊंचे पहाड़ है, और इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर। ठीक है, पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। महाभारत और धौलावीरा श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी, हिमाचल की कांगड़ा, कुल्लू घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को अनेक पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो 2 हिमालय हो गए हमारा। चलते हैं अगले पे। तो सबसे बाहरी श्रृंखला है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो जो चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, और ऊंचाई जो इसमें 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं की नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बने हैं। यह श्रृंखला बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून घाटी के नाम जाता है। इसी के अंदर देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये हमारा हिमालय हो गया। अब थोड़ा सा हिमालय के बारे में चलते हैं ऊपर। यहाँ पे देखिए भारत के कुछ ऊंचे शिखर दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन है, माउंट एवरेस्ट है। कितना किलोमीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है, 8848 मीटर ऊंचा है। कहाँ पे है ये, नेपाल। उसके बाद हमारा आता है भारत और नेपाल की सीमा पर, भारत और नेपाल की सीमा पर जो सेकंड नंबर पे आता है, भारत और नेपाल की सीमा पे है, जिसको बोलते हैं कंचनजुंगा। ठीक है, भारत में माना जाता है, और इसका 8598 किलोमीटर ऊंचाई। इसके बाद हमारा आता है कौन सा, जो कि 8611 किलोमीटर, हम केटू बोलते हैं, माउंट गार्डन, ये पीओके में है, इसको केटू बोलते हैं। ठीक है, कंचनजंगा पूरी तरह से भारत में जो है वो नंदा देवी, पूरी तरह से जो भारत में जो है वो कौन सा है? नंदा देवी है, 7817 किलोमीटर। तो पहला हो गया हमारा माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है, 8848 किलोमीटर। दूसरा भारत और नेपाल के सीमा पे है, कंचनजंगा जिसको बोलते हैं, 8598 किलोमीटर माना जाता है। तीसरा हो गया केटू, जो माउंट गार्डन ऑस्टिन, 8611 किलोमीटर। ये पीओके में पहले भारत में था, पीओके ने पाकिस्तान, कुवैत, कश्मीर में ले लिए हैं। पूरी तरह से भारत में वो नंदा देवी है, नंदा देवी जो 7816, यहाँ शब्द लग जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, मैंने ये सारे आपको बता दिया। नामचा बरवा भी भारत में, और नाथुला मौधाता भी है जो वो नेपाल में। ठीक है, कामेट भारत में है। ठीक है, अनंतपुना नेपाल में है, और नंगा देवी जो पर्वत है वो कहाँ पे है, नंगा देवी पर्वत वो भारत में। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा इधर। अब आते हैं उत्तरी मैदान में। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। ये जलोढ़ मृदा निर्माण में सहायक है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत सारे बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निरपेक्ष हुआ है, जिसमें यह उपजाऊ मैदान निर्मित हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। समृद्ध मृदा, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के लिए लिहाज से यह भारत में सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
इसके अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। यह विभेद दो नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय, ये तो हिमालय वाला पार्ट यहाँ कैसे आ गया था थोड़ा सा। अच्छा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा छूट गया था, चलो कोई नहीं, इधर चले गए थे हम, ये पूरा पेज नहीं हुआ था। चलो कोई नहीं, पहले इसी को पढ़ लेते हैं, फिर हिमालय वाला बात देखेंगे। चलो, उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियां निरपेक्ष कार्य में लगी है। नीचे भाग में ढाल कम होने के कारण इनकी गति कम हो जाती है, परिणाम नदियां द्वीपों का निर्माण करती हैं। नदियों के निचले भाग में गाद इकट्ठी हो जाने के कारण नदियां बहुत सी धाराओं में बढ़ जाने के वितरण कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र में स्थित मझौली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। तो ब्रह्मपुत्र में कौन सी नदी स्थित है? मझौली। 21 क्वेश्चन हुआ, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन है, पेज आगे पीछे हो गया लग रहा है। ठीक है, उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इन मैदानों का ज्यादातर भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का फैलाव घाघरा तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसके पश्चिम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो विशेषकर असम में स्थित है। दोआब क्या होता है? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अथवा तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों, जिसमें पंच का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है पानी, से मिलकर बना है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के आधार पर भी बिना किसी विविधता वाले समतल मैदान के रूप में किया जाता है। यह ठीक नहीं है। इन विशाल मैदानों की भौगोलिक आकृति में काफी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं। इसके अतिरिक्त पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, पीपीटी लगा रहा था वो आगे पीछे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित स्थिति के क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया। उदाहरण सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है, बता चुका हूँ मैं पहले ही। तो मैं मैप पे एक बार ले चलता हूँ आपको। देखिए, ये यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ। तो ये क्या बोला इसने? इसने बोला है सिंधु और पंजाब के, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में, इधर के बीच को कौन सी नदी बोलते हैं? इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब। उसके बाद उसके बाद जबकि पूरब से तक इससे कश्मीर, कम से कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम जाना जाता है। इसी प्रकार सतलुज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को कमाल हिमालय कहा जाता है। अब यहीं पर जाते हैं, सतलुज और काली नदी के जगह को क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे कमाऊ बोलते हैं। पहला हो गया पंजाब हिमालय, ठीक है, सिंधु से सतलुज के बीच में, फिर सतलुज से काली नदी के बीच में कमाऊ हिमालय, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा कमाऊ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आते हैं, काली नदी के बीच में कमाऊ हिमालय बोलते हैं, जाना जाता है। तीस्ता और काली नदी के बीच को क्या बोलते हैं? नेपाल। और यहाँ पे काली और तीस्ता के बीच में नदी, ठीक है, काली और
तिस्ता के बीच में नदी है। यहाँ से यहाँ तक क्या बोला मैंने? पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलुज, फिर सतलुज से सतलुज से काली कमाल हिमालय, फिर काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से तिहंग असम हिमालय। ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया और ये चार। ठीक है, चार वर्गों में बांटा गया। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, लाल हो गया। सतलुज और काली के बीच के नदी को कमाई हिमालय माना जाता है। तीस्ता और काली नदी नेपाल हिमालय और दिहांग और तीस्ता नदी के असम हिमालय के सीमा का तय करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्व सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण दिशा की तरफ एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा उप श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से गुजरते हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी है। यह दोनों जमीनों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं और नदी घाटियों के बीच रूप में फैली है। इसके पूर्व में गंगा, पटकाई, मणिपुर और मिजोरम पहाड़ियाँ शामिल है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से मैंने उत्तरी मैदान पढ़ाई दिया आपको, थोड़ा सा देते हैं। तो शामिल है। अगर तुम काफी विविधता, इसी विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को चार भागों में बांटा जाता है। नदी पर्वतों के नीचे उतरते समय 8 से 16 किलोमीटर शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी के रूप में उपत्यका का निषेध करती है, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी नदियां इस भाबर पट्टी में गिरती हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं पूर्व निकलकर नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई के नाम से जाना जाता है। और यह वन्य प्राणियों से बड़ा घने जंगल का क्षेत्र बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए काटा जा चुका है। इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ठीक है, तो भाबर क्या होता है? शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी के रूप में उपत्यका गठित करती है, इसे हम भाबर बनाते हैं। और तराई, चढ़ाई होता है। इस पट्टी के दक्षिण में स्थित सरिताएं निकलकर नरम दलदल क्षेत्र निर्माण करती है, जिससे रेगिस्तान होता है। प्रतिक्रिया पट्टी के नीचे आ रहा है। यह मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, अग्नीय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इस स्थल का निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और अववाह के कारण हुआ था और यही कारण है कि यह प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। इस भाग में चौड़ी तथा पिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन अथवा दक्षिण पठार। प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर से मालवा के तट के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे यह राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाते हैं। इस क्षेत्र की नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, जो इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। उच्च उच्च मध्य उच्च भूमि पश्चिम से चौड़ी परंतु पूर्व से संकीर्ण है। पठार के इस पर्वतीय विस्तार को स्थानीय लोगों द्वारा बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अववाहित छोटा नागपुर पठार के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार है। कैसा दक्षिण पठार? त्रिभुजाकार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके चौड़े उत्तरी धार पर सतपुड़ा की श्रेणी है, जबकि महादेव की अमरगुबाड़ी और नेपाल श्रृंखला इसके पूर्व में स्थित है। उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ी है और महादेव
कैमूर की पहाड़ी और मैकालसन इसके पूरब में। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति का पता लगाइए। दक्षिण पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में मेघालय तथा काबिली एंग्लो पठार के नाम से पुकारा जाता है। इस एक भर वर्ष के द्वारा यह छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की तरफ तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया। पश्चिम से पूर्व की तरफ जैसे चलते हैं मैप पे थोड़ा सा, गारो, खासी और जयंतिया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये गारो है, खासी है और जयंतिया है। ठीक है, इधर पश्चिम से पूरब की तरफ ये तीन आता है, ये असम के पास है। ठीक है, दक्षिणी पठार के पूर्वी तथा दक्षिण सिरे पर क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम घाट है। पश्चिम घाट का पूर्व पश्चिमी तट लगभग समांतर स्थित है। इन सतह स्थानों को केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति का पता लगाइए। पूछा हुआ है तुमसे। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट क्या ऊंचे हैं? पूर्वी घाट की ऊंचाई यहाँ 6000 मीटर है, वहीं पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर। यानी कि पूर्वी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट ऊंचे हैं। तो पूर्वी घाट की ऊंचाई कितना, 600 मीटर, वहीं पश्चिमी घाट की 900 से 1600 मीटर। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण से नीलगिरी पर्वत तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत न होकर अनियमित तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने उसको काट दिया। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, जो घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराने तथा इसके ऊपर से उठने के कारण होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस भाग में अन्य कुछ शिखर है, जैसे अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी अब 2695 किलोमीटर ऊंचा है। टोडा बेटा 2633 फीट से, मैनगिरी 1500 मीटर है। पूरी घाट का सबसे ऊंची शिखर है मैनगिरी। पूरी घाट का सबसे ऊंची शिखर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में जावेडी तथा सेराव की पहाड़ियां स्थित हैं। उर्ग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडन कनाल कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति में को भारत के भौतिक मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक प्रमुख विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। मतलब उत्तरी मैदान में जलोढ़ और प्रायद्वीप में काली मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी से भी उत्पन्न हुई है, इसलिए इसके सेल अग्नीय हैं। वास्तव में समय के साथ इन सेलों का अवर्धन हुआ है, जिसमें काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पूर्व पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये अत्यधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां गुजरात से लेकर दिल्ली तक स्थित पश्चिमी तथा पूर्वी दिशा में। अब आते हैं मरुस्थल, थोड़ा बड़ा मरुस्थल। चलो मरुस्थल वाले पढ़ते हैं, फिर प्रदीप के बारे में पढ़ लेंगे। तटीय मैदान 3 पॉइंट रहेंगे। मरुस्थल अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है, जो बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। फलस्वरूप इस शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम है। केवल वर्षा ऋतु में ही कुछ संहिता यहाँ दिखाई देती है, एवं इसके बाद में वे बालू में ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। लूनी इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी। इसका आता है हमारा तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर संयुक्त तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिमी में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इसके 3 भाग हैं। उत्तरी
तटीय भाग को कोकण, मुंबई, गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग को मालवा तट कहा जाता है। देखिए इसको हम कैसा आते हैं इधर मैप पे। मैप पे मैंने निशान लगा रखा है, आपको समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मुंबई और गोवा को कोकण बोलते हैं, ये वाला पार्ट को, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को इसको क्या बोलते हैं, कोकण, ठीक है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे ये देखिए यहाँ से ये इसको बोलते हैं कन्नड़, क्या बोलते हैं, कन्नड़। और उसके जस्ट नीचे, ठीक है, इस वाले इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मालवा, ठीक है, मालवा तट, ठीक है, कोकण, कन्नड़ और मालवा। तो ये आपका ये भाग के बारे में ये बात कर रहा है। इस तरह से पूरी भाग की बात करते हैं। ये तो उत्तरी सरकार, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ऊपर वाला भाग, और इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है, ठीक है। ये आगे भी चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, उत्तरी भाग को कोकण, उत्तरी भाग को उत्तरी भाग को कोकण, इसमें गोवा, मुंबई और गोवा आता है, मध्य भाग को कन्नड़, दक्षिण भाग को मालवा तट कहा जाता है, ठीक। बंगाल की खाड़ी से पूर्व की तरफ चलते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ चौड़ा और समतल विस्तृत मैदान है। इसे उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसमें उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि बड़ी नदियां इस तट का विशाल डेल्टा निर्माण करती है। पूर्वी तट पर स्थित इसका चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में महत्वपूर्ण, ठीक। भारत भारत में चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा, उड़ीसा में है। खारे पानी चिल्का झील सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील खारे पानी के लिए सबसे बड़ा झील है उड़ीसा में, ठीक है। फिर आते हैं हम द्वीप समूह, द्वीप समूह। जैसा कि हम देख चुके हैं कि भारत के मुख्य स्थलीय स्थलीय भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अलावा भारत के दो द्वीप समूह स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों की पहचान कर सकते हैं, लक्षद्वीप की स्थिति का पता लगे। तो यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप समूह के बारे में चलते हैं हम यहाँ पे। जो आता है यहाँ पे लाकाद्वीप या मिनिकॉय द्वीप, यह एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो लाकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और एनीम द्वीप को मिला के लक्षद्वीप बनाया गया 1973, जो 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय करावती द्वीप है, जहाँ पर पादप तथा जंतुओं के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। पोटली द्वीप यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। यह प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। फिर अब कह रहा है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसको बोलते हैं बैरन द्वीप। कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणियों को जो कि समूह में रहते हैं प्रवाल और पॉलिप्स कहते हैं। इनका विकास गर्म और छिछले जल में होता है। इनमें से कठोर सेल के समान पदार्थ निकलता है। प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निश्चित होती है, जो मुख्य तीन प्रकार की होती है। प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल विलय द्वीप, ऑस्ट्रिया का गेट बेरिंग द्वीप प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण। प्रवाल विलय द्वीप गोल अथवा हर्षु आकार वाली रोधिका होती है। इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं पढ़ लेते हैं। फिर बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में काफी बड़े संख्या में अधिक तथा बिखरे हुए हैं। इन्हें मुख्य दो भागों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ऐसा ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप समुद्र में डूबी पर्वत शिखरों के शिखर है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से द्वीप बहुत समूह बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों पर पाए जाने वाले पादप जंतुओं की अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। विस्तृत वृत्त की समीप
स्थिति होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा वह स्थान की घने जंगलों से आच्छादित है। विभिन्न स्थलाकृति भूभाग का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि ये विभाग प्राय एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश की प्रकृति संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। उदाहरणतः उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। ये उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार, उनके फलस्वरूप प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिलता है। इसी प्रकार पठारी भाग खनिजों के भंडार, जिसने देश के औद्योगिक क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य पालन तथा पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयुक्त स्थान है। इसी प्रकार देश की अलग-अलग भौतिक घटनाएं विश्व में भारत के विकास के अनेक संभावनाओं को बल प्रदान करती हैं। ये आपका चैप्टर ये खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, तो पूर्वांचल बोलते हैं उसको हम। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, तो गोवा के दक्षिण में, पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर नीचे, तो पहले क्या था, कोकण, पहले क्या था, पहले कोकण, फिर कन्नड़, फिर मालवा, है ना, तो कोकण। ठीक है, गोवा के दक्षिण में कोकण। फिर पूर्वी घाट का सर्वशिखर कौन है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वशिखर महेंद्रगिरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपके। यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर देख सकते हैं। ठीक है, हिमालय के तीन प्रमुख विभाग के नाम बताइए, तो वही महान हिमालय, मध्य हिमालय और वायु हिमालय। जिसको महान हिमालय को हिमाद्री आद्र हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचल बोलते हैं, वायु हिमालय को शिवालिक बोलते हैं। अरावली भावर क्या है, पहले देखिए, अरावली और विंध्य की पहाड़ियों की कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा पठार है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रबल द्वितीय से बना है, तो लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप जो बाद में पहले लाकाद्वीप, मिनिकाद्वीप और मेन द्वीप था, वो बाद में लक्षद्वीप का नाम बन गया। ठीक है, बता देते हैं भावर क्या है, देख लेते हैं, यहाँ पे छूट गया था ये। तो भावर और मैदानी मैदानी भाग भावर कहलाता है, जहाँ नदियाँ अपने साथ बहा कर लाए गए कंकड़, पत्थर, बजरी और रेत का निवेश करती है। भारत में शिवालिक श्रेणी की तलहटी में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी में भावर क्षेत्र निर्मित है। इस क्षेत्र में नदियाँ प्राय भूतल पर बहने की बजाय भूमि के नीचे से बहती है और ये विलुप्त अवस्था में रहती है। अब देखिए बांगर और खादर में अंतर। बांगर कंकड़ मिश्रित पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाली मैदानी भूपट्टी है। इस मैदानी भाग में प्राय बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, यह कम उपजाऊ है। वहीं खादर बाढ़ के मौसम प्रतिवर्ष मैदान के निचले भाग में जमा होने वाले जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। यह प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है जो इस क्षेत्र की एक विशेषता है। ठीक है, और यहाँ हिमालय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसे पढ़ा दिया हूँ। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये दक्कन के पठार के पूर्व में उड़ीसा के उत्तरी तट से तमिलनाडु तक फैली टूटी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला है। उत्तरी सरकार कोरोमंडल नामक द्वीप, तटीय द्वीप पूर्वी घाट में ही स्थित है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी इसी मैदान से होकर बहती है। महेंद्रगिरी इस मैदान का सर्वोच्च शिखर, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। पूर्वी पश्चिमी घाट की बात करें, दक्कन के फर्स्ट तट के साथ साथ तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैले पर्वत है, जिसे पश्चिमी घाट के नाम जाना जाता है। पश्चिमी घाट के कोकण मालवा पश्चिमी घाट के कोकण, कन्नड़ और मालवा नामक तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट की मुख्य नदियां नर्मदा, साबरमती, महानदी और तापी है। इस घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ाई और जो 2650 मीटर है। तो पूर्वी घाट का कौन सा है सबसे बड़ी ऊंची चोटी, महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट का अनामुड़ाई, अनामुड़ी। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट का अनामुड़ी और साउथ का कौन सा हो गया सबसे, तो महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट का अनामुड़ी और साउथ का
पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट का अनामुड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट का अनामुड़ी। भारत के प्रमुख भू आकृति भारत कौन से हैं? वो तो पहले बता चुका हूँ, हिमालय श्रृंखला, उत्तरी मैदान प्रदेश, पटाख मैदान, द्वीप समूह 5, एक छूट गया इसमें, क्या छूट गया? मरुस्थल। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, पढ़ लीजिएगा चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपका मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन बनाए, मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, और क्वेश्चन आप अपना बना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से मैं वहाँ वीडियो डाल दूंगा, क्वेश्चन बने हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लेट बन पा रहा है, टाइम ये है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा कहीं जाना वाना छुट्टी में हो गया था, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। तो कोशिश करूँगा कि आगे कंटिन्यू रखूँ, और हर क्लास का साइंस, ज्योग्राफी, मैथ और इंडियन नेशनल, ये 4 सब्जेक्ट में पूरा आप लोगों को कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।